हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या पर। आज मैं आपके सामने मैथ का और रीजनिंग का कुछ समझ लेके आया हूँ, कुछ सवाल लेके आया हूँ। लेकिन ये मैथ और रीजनिंग का सवाल नहीं है, मैथ और रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। मैं 20 सवाल के माध्यम से 20 कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आने वाला हूँ। विश्वास कीजिए 20 कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो मैथ को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा वो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसका मैं दावा देता हूँ। और ये मैथ और रीजनिंग सिर्फ आपको बिहार या सिविल सर्विस के एग्जाम में काम नहीं देगा। ये आपको जितना भी एसएससी, सीसैट या यूपी का एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम होने वाला है, हर एग्जाम जिसमें मैथ है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ का सवाल बनाते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं और कोशिश करता हूं कि आपके के मन में कोई भी डाउट हो मैथ को लेके, रीजनिंग को लेके, उसको दूर करने का। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास 1600 रुपये है। यदि वो उसमें से 40% भोजन पर, तो शेष का 30% कपड़ा, शेष का 1/4 मकान की किराए पर खर्चा करता है, तो अंत में उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। इसका आंसर, चूंकि फॉर्मेट है, इसमें पहले मुझे आंसर बताना होगा तब मैं कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। इसका आंसर 504 आ गया। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैथ में मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। मुझे लिखना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल आपके पास है, इसमें हमको सबसे पहले दिया गया है कि 1600 रुपया उसके पास किसी पर्सन के पास है। ठीक है, 1600 रुपया है तो इसमें दो तरीका से बन सकता है। एक तो जैसे बनता है नॉर्मल तरीका, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 1600 रुपया है, 40% भोजन पे खर्चा किया है, तो 40% खर्चा किया, कितना खर्चा हो गया, ये हो गया 640 रुपया। उसका शेष कितना बचा, 1600 माइनस 640 इक्वल टू 960। फिर इसका बनाएंगे कपड़े पे, फिर निकालेंगे मकान पे, तो सोचिए कितना लंबा हो जाएगा। 3 बार हम लोग गुना करेंगे, 3 बार माइनस करेंगे, फिर सॉल्यूशन आएगा। हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना नहीं है, सॉल्यूशन बताना नहीं है। मेरा मकसद है आसान शब्दों में, आसान तरीका से आपको सॉल्यूशन तक ले जाना, जो कि आपको समझने में भी आसानी हो, प्लस आपका समय भी बचे। तो यहाँ पे देखिए बनाना शुरू करते हैं। 1600 इंटू 40% भोजन पे खर्चा करता है, इसका मतलब बचता कितना है, 60%, तो 60/100। फिर 30% कपड़े पे खर्चा करता है, इसका मतलब बचता कितना है, 70, तो 70/100। फिर 1/4 मकान की किराए पे खर्चा करता है, इसका मतलब उसका बचता कितना है, 3/4। 1/4 का मतलब होता है 25 और 3/4 का मतलब होगा 75, तो 75/100 ये उसके पास फाइनल अमाउंट बच जाता है। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या होगा, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया है, ये 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल। ये 75, ये 100 है, तो 25 दिया 75, 25 चौके 16, ये हो गया कैंसिल। 4 चौके 16। अब हमें करना है 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 चौक 84, 84 इंटू 6, ये हो गया 6 चौक 24 के 4, 8 से 2, 8 6 48, 250, 504, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आप लोगों में से जिस बच्चे को जिस सवाल में दिक्कत हो, वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग दोबारा उसको देखिए, सारा सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, पर्सनली आप कमेंट करें, हर तरह से आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। मैं दोबारा स्पेशली हर बच्चे को मैं समझाऊंगा, जिसे जहां भी दिक्कत हो फ्री है आप लोग पूछने के लिए। यूट्यूब पे मैं कमेंट करके बताएं, या यज्ञ विद्या का जितना भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप बताएं कि कहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रहा है। एक बात जान लीजिए, मैथ बहुत आसान है, बहुत टफ है। अगर आप इसको मजे से पढ़ते हैं तो इससे आसान दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। ये उतना ही आसान है जितना आसान आपको अपने हाथ से खाना खाना है, और उतना ही टफ है जितना कि चांद पहुंचनी है। तो ध्यान रखिए कि मैथ को आप किस तरह लेना चाहते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसमें से हमें ये निकालना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पहले आंसर देखते हैं। 35 है, हम लोग इसको बताते हैं ये कैसे होगा। देखिए इस तरह के सवाल में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें पैटर्न समझना होता है। कोई भी बॉक्स का सवाल हो, रीजनिंग का सवाल का मतलब होता है पैटर्न समझना। जो पैटर्न समझ लिया तुरंत चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अब पैटर्न नहीं समझ पाया तो पूरा दिन रात लगा देगा, लेकिन सॉल्व
कभी नहीं हो सकता, ये मैं दावा के साथ बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें एक पैटर्न समझना है। क्या पैटर्न है, देखते जाइए। ये देखिए, ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसमें अगर आप देखते हैं इस तरह की चीज में, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, ये जो है पहला में लिखा हुआ है 8, 32 और 4। अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब यही ना हुआ, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। जो बीच में दिया गया है वो बाएं और दाएं जो डिजिट है उसका सम है वो। तो उसी तरह थर्ड में क्या है, 263, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। यही हमारा जवाब हो गया। देखिए कितना कम समय लगा है। ये देखिए 35 है। आप लोग घड़ी देखते जाइए, सेकेंड मिनट देखते जाइए। जो मैं समझाता हूँ उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड में सवाल हो जाता है। बता इसलिए रहा हूँ कि अगर बताऊंगा नहीं, सिर्फ सॉल्व करते जाऊंगा, तो 20 क्वेश्चन तो मुझे लगता है 10 मिनट में बता के चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग को इसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे ये सवाल है, होता क्या है, इस तरह का एक और सवाल है, आगे आप देखेंगे। तो ये जो बॉक्स में आता है, इसमें बहुत जरूरी ये पैटर्न। कभी कभी क्या होता है इसमें, ये 3 का पैटर्न होता है, तो फॉलो करना होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। कभी क्या होगा, जैसे ये सवाल है, कभी कभी इसमें इस तरह का भी रहता है। देखिए, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ 9 और यहाँ 7 क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पे 12 हो रहा है, 8 और 4 को, 3 और 5 को जोड़ने पे 8 हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 7, 9 और 7 को जोड़ने पे 16 हो जाएगा। तो इसमें गुना कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा, ये समझना होगा, पैटर्न को आपको समझना होगा। रीजनिंग का मतलब है पैटर्न को समझना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, 11 विद्यार्थियों की औसत अंक 30 है। 11 विद्यार्थियों का औसत अंक 31 आया है। ठीक है, प्रथम 6 का औसत अंक 31.5 है, जबकि अंतिम 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 30.5 है। तो छठे स्थान वाले विद्यार्थी का क्या अंक होगा, यह सवाल आपको दिया गया है। इसका आंसर 31 है। कैसे 31 आया, हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 31 कैसे आया। बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, जो 11 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट का औसत अंक 31 है, वाले हम औसत दिया हुआ है 31 है। इसका मतलब हम निकालेंगे 11 स्टूडेंट का टोटल, 11 विद्यार्थियों का कुल अंक। ये हो जाएगा 11 इंटू 31। ये कितना हो जाएगा, 341। देखिए, 11 विद्यार्थी का औसत अंक दिया हुआ है 31। औसत क्या होता है, औसत होता है कि जब अगर मान लीजिए चार कुछ कोई पर्सन है, अगर चार का औसत, चार आदमी का एज का औसत 15 है, इसका मतलब हो गया कि उसका टोटल हो जाएगा 60। औसत का मतलब है कोई हो सकता है 12 साल का होगा, लेकिन इसका मतलब है दूसरा कितना होगा। यहाँ पे 15 औसत है, एक 3 साल कम है तो दूसरा 3 साल ज्यादा होगा। अगर दो बच्चे का औसत 15 है, एक 12 है, तो दूसरा पक्का 3 साल ज्यादा, मतलब 18 होगा। यहाँ पे 11 विद्यार्थियों का औसत अंक 21 है, 31। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना होगा 11 बच्चों का, 11 विद्यार्थी का 341 हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि प्रथम 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 31.5 है। तो प्रथम 6 का टोटल हो जाएगा कितना, 6 का कुल क्या हो जाएगा, 30.5 गुना 6, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 189 हो जाएगा। ठीक है, 6 विद्यार्थियों का टोटल हो जाएगा 189। अंतिम 6, अंतिम 6 विद्यार्थियों का टोटल क्या हो जाएगा, 6 गुना 30.5, ये हो जाएगा 183। तो छठे स्थान, क्वेश्चन है कि छठे स्थान आने वाले विद्यार्थियों का कुल अंक कितना होगा, छठे स्थान। तो देखिए, पहला 11 का 341 है टोटल, शुरू का 6 का है 189 टोटल, अंतिम का 6 का है 183। तो बीच का क्या होगा, बीच का बिल्कुल आसान है। बीच का निकालने के लिए 189 प्लस 183, 189 जोड़ 183 माइनस 341 घटाओ 341, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो
372 माइनस 341 बराबर 31। छठा स्थान वाले विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा 31। यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए 31 31 ही दिया गया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 4 आता है। n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 4 आता है। यदि 3 प्लस n को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष पर होगा। बहुत ही बच्चा वाला सवाल है। हो सकता है n करके कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। अभी मैं बता देता हूं कि क्यों ये इतना आसान है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया गया कि 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 4 बचता है। तो हम बच्चा से सोचते हैं, मुझे ये पता है कि किसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो 4 शेषफल होगा। किसको, 10 को, 10 को करेंगे तो कितना आएगा 3, 9 को कितना आएगा 2, किसको करेंगे 11 को करेंगे। देखिए हम लोग बच्चा जैसे समझते हैं, पहले 11 को 7 से किए, 7 एकम 7, ये बचता है 4, तो शेषफल होता है 4। ठीक है, तो सेम वही कह रहा है कि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, तो यदि 3 प्लस n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसका मतलब हो गया कि n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 11 हो गया। ये मुझे पता, हमें पता चल चुका है कि n इक्वल टू 11 है। यदि 3 प्लस n को 7 से विभाजित किया जाए तो संख्या क्या होगा, 3n प्लस 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं n का वैल्यू, तो 3 इंटू 11 प्लस 1, ये हो गया 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। 34 को 7 से विभाजित किया जाए, 34 को 7 से भागा देंगे तब क्या बचेगा, ये हमें निकालना है। तो 34 को 7 से भागा दे दीजिए। जिसे दिक्कत हो रहा है, जैसे मुझे तो पता है 7 4 7 चौके 28 और 6 बच जाएगा शेष पर। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा समस्या हो रहा है बिल्कुल मत कीजिए उसको, बिल्कुल आप बच्चे में, जैसे आप छोटे बच्चे में जब सॉल्व करते हो उस तरह सॉल्व कर लीजिए, या डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो 7 चौके कितना हो गया 28, 6, तो देखिए शेष पर 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो आप लोग तुरंत पूछिए। तुरंत आप लोग को जब ये क्वेश्चन देखते हैं, जब आपको मिलता है वीडियो, आप तुरंत यूट्यूब पे या हमारे कमेंट करके बताएं, कि जितना भी व्हाट्सएप है, टेलीग्राम में, आप हर जगह कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। ओके, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे जो है, यदि किसी निश्चित को, इस तरह के सवाल में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये जो लिखा हुआ है उसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, BNLOTSD, ये आखिर जब बच्चा इस तरह का चीज समझने आ जाता है स्क्रीन पे, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आपको कॉपी क्वेश्चन पेपर में इस तरह का चीज लिखा हुआ आएगा तो बहुत बड़ा घूम जाता है, ये आ क्या गया, ये हो क्या गया। मैं बता हूँ बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल भी बहुत आसान है, एक पैटर्न है। देखिए रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन होता है हमेशा एक पैटर्न पे होता है। आपको रीजनिंग का सवाल जानने के लिए पैटर्न समझना होगा। कुछ रीजनिंग के प्रकार होते हैं, जैसे भी आपने बॉक्स वाला देखा है, इस तरह के क्वेश्चन का भी एक प्रकार है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जिस बच्चे का अल्फाबेट जैसे ए से जेड तक कौन सा डिजिट पहले है, जैसे एक, ए तो सब जानते हैं 1 नंबर पे, जेड जे किस नंबर पे है, एम किस नंबर पे है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो कोई दिक्कत है, समय इतना रहता है एग्जाम में कि आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को याद नहीं, कोई दिक्कत है, आप लोग ए से लेकर जेड लिख लीजिए। ठीक है, 8 से लेके जेड लिखेंगे तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब जैसे हम लोग लिख लेते हैं ए से जेड तक, सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। ए बी, देखिए मैंने ये लिख दिया। अब एक कंप्यूटर को ये लिखा गया। अब देखिए कंप्यूटर अगर हम देखेंगे तो पहले हम लोग कंप्यूटर लिख देते हैं, CO, कंप्यूटर को क्या लिखा गया, देखिए BNLOTSD, ये लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, यहाँ पे सी है, सी से पहले अल्फाबेट में देखिए क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो है -1 का। देखिए कम होते जा रहा है।
देखिए ओ के बाद एन है, अब यहाँ पे देखते ओ से पहले क्या आता है एन, तो ये भी एक फॉलो कर रहा है -1। एम के बाद एल है, एम से पहले एल है, मतलब ये एक पैटर्न को है। पैटर्न क्या है कि इसके बाद कंप्यूटर के बाद जो आने वाला है उसमें हमेशा एक माइनस करके लिखा जाएगा। ये एक पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए, देखिए चुटकी में बना लेंगे। तो क्या सवाल है, एस ओ एफ ई सॉफ्टवेयर है, डब्ल्यू ए आर ई। देखिए जरूरी नहीं कि इसका कोई मतलब होता है, जैसे कंप्यूटर का मतलब है सॉफ्टवेयर, एक मतलब वाला वर्ड है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें से पैटर्न देखना होता है, क्या लेटर लिखा हुआ है, मतलब मत सोचिए कि मतलब उसका होता है या नहीं होता है। तो एस ओ एफ टी डब्ल्यू ए आर ई है, तो इसको हम सेम इसी पैटर्न पे बनाएंगे। क्या है, -1 का, एस से पहले -1 क्या हो जाएगा, आर। ध्यान देखिए, एस से पहले -1 आर हो जाएगा, तो आर लिखेंगे। ओ से पहले क्या हो जाएगा, ओ से पहले हो जाता है एन, तो हम लोग एन लिख देंगे। एफ से पहले क्या होगा, एफ से पहले होगा ई, ई लिखेंगे। टी से पहले एस, डब्ल्यू से पहले, डब्ल्यू से पहले वी, ए से पहले। अब देखिए ए से पहले ए स्टार्ट होता है। इस तरह के सवाल में एक चीज और होता है, अगर ए है उससे पहले वाला लेटर लिखना है तो ए से पहले लिखेंगे जेड, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट होता है तो ए से पहले हो जाएगा जेड, तो यहाँ पे जेड। आर से पहले क्यू, और ई से पहले डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर एन ई एस वी जेड क्यू डी। अब देखते हैं कि आंसर हम लोग क्या था। देखिए आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है ये ए बी सी में नहीं दिया गया है, इसीलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर आ गया एक रीजनिंग का क्वेश्चन। फिर मैं बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई नया क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने आता है एग्जाम में, कभी भी आता है, घबराने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबराएंगे क्वेश्चन गलत कर देंगे। और रीजनिंग में हमेशा इस तरह के सवाल में एक पैटर्न समझना होता है। हम लोग पैटर्न समझेंगे। मैथ का सवाल कॉन्सेप्ट पे बनता है और रीजनिंग का सवाल पैटर्न पे बनता है कि आप पैटर्न समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अगर पैटर्न नहीं समझे, कितना भी माथा लगा लिए 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन एक सवाल आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। हर एग्जाम में हो सकता है किसी एग्जाम में 2 या 3 पैटर्न भी हो रहता है, लेकिन इस एग्जाम में, इस पेपर में, और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 बॉक्स बना हुआ है, इस तरह का बॉक्स ये आपको देख रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज देखिए, इसमें प्रैक्टिस से आपको इम्प्रूव करेगा। प्रैक्टिस कैसे इम्प्रूव होगा, अभी जैसे मेरे पास ये आया है, मैं ये सोचूं कि अच्छा यहाँ पे 119 है, ये 17 21 है, कहीं 17 में 2 से गुना किया गया, 21 में 5 से गुना किया गया, उसको ऐड किए तो 119 तो नहीं आ गया 119। अगर ये सही हो जाता है तो हम लोग इसको देखते हैं। अगर ये सही नहीं आता है उस तरह से, इसका मतलब कि हम लोग पैटर्न कुछ गलत देख रहे हैं। 3 रहता है तो 2 सेम पैटर्न पे आ जाएगा, तीसरा को उसी पैटर्न पे बनाना होता है। अब यहाँ पे लोग बहुत सारा पैटर्न कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। जैसे 17 को मान लिया, अगर ये 17 है, बताने के लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है तरीका, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, काफी बार देखा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को मुझे आइडिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको होने वाला एग्जाम में। अगर डायरेक्ट आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें गुना करूँ प्लस करूँ, याद करके तो आप जाएंगे नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन कितना याद कर लेंगे। देखिए अगर आप करते हैं कि 17 × 2 ये होता है 34, और 21 में किससे गुना करूँ, 4 से गुना करूंगा तो हो जाता है 84। अगर इसको ऐड करता हूं तो 8 11 26 से 118 होता है, ये 119 है। इसका मतलब कि नहीं, ये पैटर्न तो नहीं होगा। तब क्या पैटर्न होगा, अब हम लोग बहुत सारे पैटर्न देखते हैं, अंत में हम लोग जो पैटर्न निकालते हैं वो क्या पैटर्न है उसको देखिए। ये जो है 21 देख रहे हैं, 21 को अगर 3 से भागा दे देते हैं, ठीक है, तो ये आता है 7, और जो आता है उससे हम लोग इसको गुना कर देते हैं, सेकेंड वाला जो है, तो ये 7 × 17 ये हो जाएगा 17, 17 से 119, ये आपको 119 आ गया। उसी तरह से 24 है, 24 को 3 से भागा दे देते हैं तो ये आ जाता है 8, 8 को 23 से गुना करते ये हो जाएगा 8 या 24, 4 2 8 2 16 2 18, ये हो जाता है 184। ठीक है, सेम इसी पे इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 18 को 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा 6, और 6 में क्या गुना करेंगे कि 174 होगा, तो 6 में मान ली x दिया हुआ है, इसको गुना करते हैं
तो ये हो जाता है 174, तो x का वैल्यू हो जाएगा 174 गुना 6 इक्वल टू 29। तो ये हो जाएगा 29। देखिए यही हमारा आंसर भी होगा, यही हमारा आंसर है। तो ये आंसर 28 है। ये 6 को करेंगे तो 6 दूनी 12। इसको सॉल्व फिर से करते हैं। ये 29 हो रहा है। रुक जाइए, 21 3 7 और 23 8 124। 18 को 3 से दिए तो 6 आया। 6 को क्या करेंगे, 6 दूनी 12 5 54। ये तो 29 ही होना चाहिए, लेकिन आंसर 28 दिया हुआ है। तो देखिए 29 ही होगा। हो सकता है कि टेक्निकल टीम से कुछ मिस्टेक हो गया होगा स्लाइड बनने में। ये 29 होगा। ठीक है, ये गलत है, ये 29 होगा। राइट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर रोज का कोड इतना है 6 और चेयर का कोड ये है, तो फ्रिज का कोड ये दिया है, तो सच का कोड क्या होगा। ये भी एक आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पैटर्न को समझना होगा। ठीक है, पैटर्न समझेंगे, क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान होता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं आपको देखना है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसमें रोज है। ठीक है, रोज का हो जाएगा 6821। रोज का 6821 हो जाएगा। क्लियर, इसका हो जाएगा 73456। ब्रिज का है, ब्रिज का कोड है 96173। तो अब सर्च का क्या कोड होगा, SEARCH। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं देखना है। इसमें देखना है कि एस का वैल्यू क्या है। यहाँ पे एस का वैल्यू 2 दिया है, 2 लिख लेंगे। यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सर्च कीजिए, कहीं मिल जाएगा। ए का वैल्यू है 4, 4 दे देंगे। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6, 6 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है 7। एच का वैल्यू, एच का वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 214673। 214673। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, 9,000 रुपये मूल्य का एक घोड़ा ए द्वारा 8 बी को 10% हानि पर बेचा गया। बी ने घोड़े को पुनः ए को 10% लाभ पर बेच दिया। ए को कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल दिया गया है। इसमें जो परसेंटेज दिया गया है उसको मिला के आपको सॉल्व करना है। परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। क्वेश्चन आसान है। हम लोग चलिए सॉल्यूशन पे जाते हैं, बताते हैं, फिर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, ए ने बी को 10% हानि पे बेचा है। इसका मतलब हो गया कि ए का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है 9,000, 9,000 रुपये मूल्य का घोड़ा। तो बी का, ए का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ए का विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, 9,000 का 10% हानि पे बेचा है। तो 10% हानि का मतलब है 900 रुपया हानि पे बेचा है। तो कितना पे बेचा, 9,000 माइनस 8100। 8100 में ये बी को बेचा है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि बी ने क्या किया, बी ने घोड़े को पुनः ए को 10% लाभ पे बेच दिया। अब देखिए ये जो है बी का क्रय मूल्य हो गया, बी के लिए क्रय मूल्य हो गया 8100 रुपया। अब 81 को 10% लाभ पे ए को बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, 8,100 गुना 10/100, मतलब 810 रुपया का फायदा हुआ। तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया,
ए का क्रयमूल्य हो गया 8,100 प्लस 810 इक्वल टू हो गया 8,910 रुपया हो गया ए का क्रय मूल्य। ए का विक्रय मूल्य क्या था? ए का विक्रय मूल्य क्या था? हम लोग बनाए शुरू में ही 8,100। ध्यान दीजिए 8,100 शुरू में ये देखिए कि 9,000 रुपये मूल्य का घोड़ा ए द्वारा बी को 10% हानि पे बेचा गया है, तो ए का विक्रय मूल्य हो गया 8,100। ए का क्रय मूल्य अब कितने में खरीदा है? 8,910 में खरीदा है। ए को हानि कितने की हुई? ए को हानि हुई है 8,910 माइनस 8,100, ये हो जाता है आपको 810 रुपए की हानि हुई है। अब हमें निकालना है कि कितना हानि परसेंट है। हानि परसेंट कम हो जाएगा 810, क्योंकि 810 रुपए की हानि हुई गुना 100 भागा 9,000। 9,000 क्यों होगा? क्योंकि इसका ओरिजिनल इसका प्राइस 9,000 रुपया है, इसलिए 9,000 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 3 जीरो कट गया, 9 9 81, इसका मतलब 9% का हानि हुआ। ठीक है, हम लोग इसका देख भी लेते हैं, 9% का हानि है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग से आता है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समझ, मैं चाहूँ तो इसे आराम से बता दूं, लेकिन ज्यादा आप लोग समझ पाए इसके लिए हम लोग देखिए 2 सर्किल बनाते हैं। ये मान के चलते हैं कि हॉकी खेलने वाला है, ये हॉकी खेलने वाला है, ये हॉकी खेलने वाला है और ये फुटबॉल खेलने वाला है। हॉकी है 75%, फुटबॉल है 45%। देखिए टोटल तो एक से ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। एक स्कूल में मान लिया अगर 100% बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हो, वो मैं मान के नहीं, वो नहीं बता रहा। तो टोटल स्टूडेंट को अगर 100% मानते हैं तो यहाँ पे 75 और 45 क्या हो जाता है? 120% हो जाता है। 120% तो होगा नहीं, तो होता क्या है, जो एक्स्ट्रा होता है 20, इसका मतलब है 20 ये हो जाएगा, मतलब 20 ऐसे बच्चे हैं, 20% जो कि दोनों गेम खेलते हैं। तो जवाब कैसे बनाएंगे? हॉकी खेलने वाला है 75, हॉकी खेलने वाला हो जाएगा 75, तो ठीक है। फुटबॉल खेलने वाला 45 दिया हुआ है और दोनों खेल खेलने वाला हो गया 120। तो हमें निकालना है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, नंबर निकालना है। तो जो 20%, 20% बच्चे दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों खेल खेलेंगे। वो किसका 20%? 600 का। टोटल 600 बच्चे छात्रावास में है, जिसमें से 20% बच्चे दोनों गेम खेलते हैं, दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का संख्या हो जाएगा 600 गुना 20/100 इक्वल टू 120। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं भी आपको दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे आपको। देखिए अगला सवाल है कि जहीर 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसे हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। क्या है ये देखिए, देखिए यहाँ शुरुआत होता है, मान ली यहाँ पे जहीर है, यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए 49 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे जहीर, यहाँ पे 18। देखते जाइए यहाँ पे जाहिर है, जाहिर 18वें नंबर पे है। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन कि आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? शुरू से उसका 18वां होता है, आखिरी से क्या होगा? तो देखिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये 18 क्रम पे, इसका मतलब जाहिर से लास्ट तक कितने बच्चे हैं? 49 माइनस 18 मतलब 30 बच्चे हैं। यहाँ से जहीर के बाद से लेके लास्ट तक 31 बच्चे हैं, 51। आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? तो आखिरी से क्रम जानने के लिए 31 में 31 तो यहाँ तक हो गया, अब जहीर को एक ऐड कर दें क्योंकि जहीर 18वें नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 32वां क्रम। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ये हम लोग 3 इसमें डॉट बनाते हैं। पहले डॉट पे लिखते हैं कि पहला क्रम, उसके बाद लिखते हैं 18वां क्रम। क्यों? क्योंकि 18 क्रम पे जाहिर है। और ये लिखते हैं 49वां क्रम, क्योंकि लास्ट में 49 है। जाहिर 18वें नंबर पे, इसका मतलब हो गया कि इसके बाद जाहिर के बाद टोटल 31 बच्चे और हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आखिरी से उसका क्रम क्या होगा?
आखिरी से क्रम बताने के लिए 31 बच्चे हो गए, 31 प्लस 1 31 हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। उससे पहले मैं बता दूं कि यज्ञ विद्या चैनल को आप लोग यूट्यूब पे बहुत से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स का हो या कोई स्टैटिक पोर्शन हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कुछ भी, हम लोग सब कुछ लेके आपके लिए आ रहे हैं। अब आपका ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप जोड़ें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न में आपको बस ये करना है कि आप लोग सारे बच्चे इसको पूरा देखें, अच्छे से देखें और कमेंट करें। जहाँ पे आपको दिक्कत हो वो बताएँ। हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, जो-जो समस्या आप फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा आप यज्ञ विद्या के ऐप को प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। रात को 10 बजे एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है। पुराना क्वेश्चन तो हमेशा ऐप पे पड़ा रहता है, नया क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग हमेशा क्वेश्चन बनाएँ, सॉल्व करें। ठीक है? हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन में समय काफ़ी लगेगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई ये 6 गाँव है। डी के 1 किलोमीटर देखिए इस तरह का सवाल में क्या होता है, एक तो सबसे बड़े सवाल आप पढ़िए। उसके बाद जो-जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग धीरे-धीरे सॉल्व करना है। एक स्टेटमेंट है, हम एक तरह का डायग्राम बनाते हैं, क्या हो सकता है। पहले ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग पूरब, पश्चिम क्या होता है ये समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए प्लस का जो साइन होता है उसको हमेशा याद रखिए। देखिए अगर आप लोग मैप देखेंगे तो आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में क्या है, सब भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर का राज्य है और मैप पे देखेंगे सबसे ऊपर है। इसका मतलब ऊपर को हम नॉर्थ लिखते हैं, नीचे को क्या लिखते हैं, साउथ। बाकी बच जाता है दो, ईस्ट और वेस्ट। दाएं हाथ की तरफ जो होता है उसे हम लोग ईस्ट लिखते हैं, ये ईस्ट होता है। और बाएं हाथ की तरफ जो होता है उसे वेस्ट। तो ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या होते हैं जो शुरुआत करते हैं रीजनिंग का, वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये आप सही से नहीं समझ पाए तो ये आपका सॉल्व होगा ही नहीं। पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग एक 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 स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उस आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कि डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। मान के चलिए यदि अगर यहाँ डी है, उसके 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, तो पश्चिम किधर होगा, दाएं हाथ की तरफ होगा कि बाएं हाथ की तरफ होगा। देखिए यहाँ पे साफ दिखाया जा रहा है कि बाएं हाथ की तरफ होगा। तो डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है। देखिए ई और बी इससे रिलेटेड नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग एक नया बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, तो बी हो गया 1 किलोमीटर पूर्व में। ई के 1 किलोमीटर पूर्व में बी है, तो ये भी बन गया। ई के 2 किलोमीटर पूर्व में ए है। देखिए 1 किलोमीटर पूर्व में बी है और 2 किलोमीटर पूर्व में ए है। इसका मतलब हो गया बी से 1 किलोमीटर दूरी पे क्या है, ए है होगा। ई से 2 किलोमीटर पूरब में ए है और ई से 1 किलोमीटर पूरब में बी है। इसका मतलब है बी और 1 का दूरी हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो हम लोग ये भी बना लिए। अब है ए से 1 किलोमीटर पूरब में सी है। ए से 1 किलोमीटर पूरब में सी है। यहाँ ए है, इससे 1 किलोमीटर पूरब। हमेशा बताया कि पूरब हमेशा दाएं हाथ की तरफ होगा, जो दायां है, राइट। तो राइट हैंड जिसे कि दायां हाथ या यहाँ बहुत जगह इसे सीधा हाथ कहा जाता है। सीधे हाथ की तरफ जिसे पूर्व कहते हैं वो सी है। तो यहाँ पे सी है 1 किलोमीटर। ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में डी है। दक्षिण मतलब हो गया नीचे, साउथ। तो दक्षिण में डी है। अब ये हमको निकल गया, दो बना है। एक यहाँ पे फिगर बना, एक यहाँ पे बना। दोनों को अगर ऐड करते तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, डी के 1 किलोमीटर पूरब में एफ है। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे जिससे कि एक ही जगह डायग्राम में बन जाए। तो शुरू में दिया है डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में एफ है। तो पश्चिम किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो यहाँ पे एफ है। ये आपका फाइनल बन गया। जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो डायग्राम ये बन गया। अब आपको क्या क्वेश्चन है वो देखिए, एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से। देखिए यहाँ पे दो तीन तरह का बनता है कतार। एक तो ये कतार बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 गांव है, एफ और डी। दूसरा ये कतार बनता है, यहाँ पे कितने गांव है, ए और डी। और यहाँ पे एक कतार बनता है, यहाँ पे कितने गांव है, 4, 1 2, मतलब ई, बी
ए सी। एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से हैं? 3 गांव जो ऑप्शन में दिया गया वो नहीं होगा, ये होगा ई। ई बी ए सी, ये 4 गांव जो है एक कतार में है। आंसर कुछ भी हो सकता है। 3 है तो ई बी ए भी हो सकता है, ई बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सवाल के हिसाब से हमारा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि सही ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया गया। कोई दिक्कत? देखिए सारा क्वेश्चन फिर बताऊं, रीजनिंग का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे बनता है। आपको पैटर्न बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पे हम कौन से पैटर्न अप्लाई करें। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, नया पैटर्न होगा, क्या है हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है 3 4 4 आपको दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन एक दूसरे से भिन्न है। हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कौन किससे भिन्न है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हम लोग देखते जाते हैं कि ये जो ऑप्शन है डी एफ एच जो है, इसको हम लोग देखते हैं ये किस तरह से लिखा गया है। कैसे लिखा गया देखिए, पहले डी है, फिर है एफ, फिर है एच। तो हम लोग आप अगर देखेंगे, अगर अल्फाबेट जो होता है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो डी ई एफ होता है, डी ई एफ। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 का गैप है, +2। डी, एक डी खुद, उसका ई, फिर एफ है। और उसके बाद कहते हैं जी एच, ये भी 2 है। के एम ओ, के एम ओ, यहाँ पे देखते हैं के बाद भी के एल एम, यहाँ भी 2 है, प्लस एम एन ओ, यहाँ भी 2 है। अब है आर टी बी, ये भी हो जाएगा आर एस टी, आर एस टी, ये भी 2 का गैप है। टी यू भी, ये भी 2 का गैप है। अब है टी डब्ल्यू जेड, टी के बाद क्या होगा यू वी डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे 3 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू आता है, तो टी यू वी, ये 2 का 3 का गैप है। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी 3 का गैप है। तो 3 जो है इसमें 2 2 का गैप है, सिर्फ इसमें 3 का गैप है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा टी डब्ल्यू जेड। ठीक है, देखिए जहां पे जिस बच्चे को अल्फाबेट जैसे मैं पढ़ रहा हूँ दिक्कत हो तो समय प्रोडिक्ट बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि कुछ एग्जाम को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जैसे बैंकिंग का एग्जाम उसमें बहुत तेजी से करना होता है, उसके अलावा कोई भी एग्जाम देखते हैं तो इनफ टाइम रहता है कि आप लोग आराम से अल्फाबेट को लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आराम से ए से जेड तक अल्फाबेट लिख लेंगे, उससे क्या होगा, उससे काफी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही है, देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आसानी कैसे हो, जैसे यहाँ पे डी है और एफ है, तो डी आपको दिख रहा है, एफ दिख रहा है, बीच में क्या है एक, इसलिए +2 लिखे। फिर एच है, एफ है, बीच में एक गैप है, एच है। इससे आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को अल्फाबेट आता है तो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, आप मन ही मन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको वो करना ही है, लेकिन हाँ जिससे कंफ्यूजन हो रहा है, मेरा सजेशन है कि आप लोग जरूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत कर दें। अगला सवाल है कि 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका था फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, n का वैल्यू पुट कर दे आपको आंसर मिल जाएगा। 8 मित्र है तो 8 8 माइनस वन अपॉन 2, इसका मतलब है 8 गुना 7 अपॉन 2, 28। क्रिकेट में देखते हैं कि 12 टीम रहता है, 12 टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलता है, वो टोटल कितना मैच खेलेगा। अगर ये भी आ जाए तो इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए पिछले साल, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 10 टीम भाग लिया था। वर्ल्ड कप पुरुषों का जो विश्व कप हुआ था 50 ओवर का, उसमें 10 टीम भाग लिया था। वो लोग ग्रुप मैच कितना खेले, सेमीफाइनल फाइनल की मैं बात नहीं कर रहा, ग्रुप मैच में कितना मैच हुआ था। क्वेश्चन है ग्रुप मैच में कितना मैच हुआ था, अगर 10 टीम खेल रही है, सभी एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगा, तब कितना होगा। उस केस में 10 हो गया n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम कितना है 10, n इक्वल टू 10, n बराबर 10, और 10 इंटू ये फॉर्मूला पुट कर देंगे n माइनस वन, 10 माइनस वन अपॉन 2, तो ये 10 गुना 10 में से एक गया 9, आइए 2, उस केस में आंसर हो जाएगा 45। इस तरह का सवाल पूछता है। आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन सिलेबस देखेंगे,
ईवीसीएल क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का सवाल काफी पूछता है। आप लोग को इसका तैयारी करके जाना चाहिए अगर एग्जाम में आप लोग अच्छे से देना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 726 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। खेत का परिमाप कितना होगा? परिमाप बताने के लिए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल है 726 और क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई क्या है, जो लंबाई और चौड़ाई है इसका अनुपात है, इसका अनुपात है 3:2 दिया गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्र आप सब जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर मान ले कि 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x, 226, इसका मतलब है 6x² इक्वल टू 726। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 726 अपॉन 6। ये हो जाता है 6 दूना 6 कम 6, 6 दूनी 12, 121। तो x इक्वल टू 11। अब x इक्वल टू 11 हो गया तो लंबाई कितना है, लंबाई दिया गया है कितना, 3x। तो इक्वल टू 3 × 11 इक्वल टू 33। चौड़ाई हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 × 11 इक्वल टू 22। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि खेत का परिमाप कितना होगा। खेत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई 33, चौड़ाई है 22, इक्वल टू 2 गुने 55 इक्वल टू 110। 110 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा और ये मीटर में आएगा परिमाप। आंसर हो जाएगा 110। ओके, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर है। इस खेत में 4.5 ₹4.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने पर खर्च कितना होगा। देखिए, इस तरह के सवाल में हम लोग देखते हैं कि किस तरह का त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, द्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु। समबाहु किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं उसे समबाहु कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20, 21, 29 तीन भुजाएं, मतलब ये विषमबाहु है, इसमें सारे भुजा अलग अलग है। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें एस निकाला जाता है। एस क्या होता है, वो होता है एबीसी प्लस 2। एबीसी क्या होगा, जब विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसमें सारा भुजा अलग अलग होगा तो तीनों भुजा का योग निकालते, जैसे 20 प्लस 21 प्लस 29 अपॉन 2, ये हो जाएगा एस। एस ये कितना हो जाएगा, 50, 70 अपॉन 2, 35। 35 हो गया एस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम बताएंगे, इसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। इसका हो गया 35। अब करेंगे एस माइनस ए, 35 माइनस 20, ये सॉल्व करेंगे 35 गुना 15 गुना 14 गुना 6। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 35, 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7, 15 को 3 गुना 5, 14 को 2 गुना 7 और 6 को 2 गुना 3। इसे हम बनाएंगे, देखिए इसमें 5 कितना है, 5 2 है तो 1 5 हो गया। 7 कितना, 2 है तो 1 7 हो गया। 3 भी 2 है तो 1 3 प्लस 2। इसका आंसर हो जाएगा 7 5 35, 35 दूना 70, 30, 210, 200 210 वर्ग मीटर हो गया इसका। ये खेत का क्षेत्रफल हो गया 210 वर्ग मीटर। अब दिया गया है कि ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। तो 210 गुना 4.5 ये हो जाता है ₹945। देखिए, ये दिया गया, जैसे मैंने बताया कि यह विषम बाहु त्रिभुज, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। विषम बाहु, जब किसी त्रिभुज का हर भुजा अलग अलग होगा तो उसे विषम बाहु कहा जाता है। उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, रिपीट कर रहा हूं, हम लोग फॉर्मूला होता है एस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी इंटू प्लस माइनस सी। अब ए बी सी क्या होता है, एस क्या होता है वो बता रहा हूँ। ए बी सी हो गया तीन भुजा, एक भुजा ए बी और ये सी हो गया। एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाता है एस।
तो एस निकाल लिए 35, 35 हो गया, 70/2 35 हो गया, और इसे हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। 35 इंटू 35-20, 35-25 इंटू 35-29, ये सॉल्व करेंगे तो 210 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 4 पे 50 पे से प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 945 रुपये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। एक और रीजनिंग का सवाल, बॉक्स का सवाल, पैटर्न जानना है कि पैटर्न में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैटर्न का पता करते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या हो सकता है। आप लोग दिमाग लगाइए, कुछ आइडिया लगाइए क्या होगा। देखिए, आप लोग सॉल्व करते जाइए अलग अलग तरीके से, जितना आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम उतना सही होगा, क्योंकि जो मैं दो बताया हूँ हो सकता है कि इस सवाल कुछ अलग पैटर्न से आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है किस पैटर्न से आएगा। मैं सिर्फ पैटर्न बता सकता हूँ कि इस तरह से, अभी जैसे मैंने मैथ का सवाल बताया, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही मैथ को दे, उसका फिगर अलग रहेगा, तो आप लोग जब तक समझेंगे नहीं मैथ को तब तक याद करके नहीं दे सकते। इसलिए मैथ को समझने का कोशिश करें, रीजनिंग का पैटर्न क्या है, किस तरह सॉल्व किया जाएगा उसको समझे, फिर उसको बनाए। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला पंक्ति में 28, 20, 7 लिखा हुआ है, 28, 20 और 7। दूसरा में 12, 84, 35। तो हम लोग ये जानते हैं कि किस पैटर्न में होगा, इसको जानने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 28/7, ये क्या होता है 4, यहाँ पे 20 है, 5 से गुना करते हैं तो 20 हो जाता है। सेम यही अगर 84, 35 और 12 को देखें, तो 84 को अगर हम 84 को हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 7। 5 से इसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। सेम इसी तरह से जैसे 45 दिया हुआ है, ये हमें पता करना है, तो इसको 45 को 9 से भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा 5। देखिए सब में हम 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाता है 25। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 55, 25। ठीक है, देखिए ये बॉक्स वाला सवाल बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन हाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से पैटर्न को समझा गया। बस एक बार 2 घंटा आप सिर्फ इस तरह के बॉक्स के सवाल को निकाल के बैठ के बनाना शुरू करें, देखिए कि 2 घंटे में आप सारा चीज समझ जाएंगे, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है। मैं इससे पहले जो अभी सवाल एक लिया था आज ही, उसमें बताया कि कभी कभी क्या होता है कि, फिर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल में कुछ भी दिया रहेगा, परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए इस पैटर्न में क्या होता है, 6-2 तो इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे 9-3 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9-2 इक्वल टू 7। तो इस तरह के सवाल में सिर्फ हमको एक पैटर्न देखना होता है कि पैटर्न क्या है, फिर बहुत आसानी से ये सवाल बन जाता है। हम लोग अब आगे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल, एक माँ अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु की है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। यदि पिता माँ से आयु में 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पुत्र की आयु कुछ पुत्र की आयु मान लीजिए कि अभी x साल है। देखिए इस तरह से हमें एक्स वाई जेड क्या होता है, बनाने का तरीका होता है। हम लोग अभी मान लीजिए कि पुत्र की आयु x साल है, क्योंकि पुत्र का आयु दिया नहीं है, माँ अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो अभी माँ का आयु क्या हो जाएगा, पुत्र का अगर x है तो माँ का 3x। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, पिता का आयु अभी कितना हो गया, पिता का आयु, माँ का 3x है तो पिता का हो जाएगा 3x+5। उससे पहले दिया 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व अभी 3x है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले निकालते पुत्र की आयु x-5, यहाँ पे x अभी है तो 5 साल की पहले क्या हो जाएगा x-5। मान लीजिए अभी आप 25 साल के, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 25-5 इक्वल टू 20 हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3x+5-5 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि अब हम क्या कहा जा रहा है, पुत्र की आयु हमें निकालना है कि पुत्र की अभी आयु क्या है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 था। 5 वर्ष, इसको हम लोग इस तरह निकालते हैं कि x-5 इक्वल टू ये 3x है, और यहाँ पे
क्योंकि ये 1/6 था इसलिए इसको 6 से भागा दे देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो जैसे ये 2 हो गया तो x माइनस 5 इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे 2x माइनस 10 इक्वल टू एक्स। ये 2x x इधर आ गया तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 10 x इक्वल टू 10। अभी पुट किया हो जाएगा 10। बहुत आसानी से बन गया है। बस आप लोग को परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में। यदि दोनों ही 50 रुपए प्रतिमाह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय क्या है? ये सवाल है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं किस तरह से इसे बनाया जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि मासिक आय 4:5 के रेशियो में 4:5 है। इसका मतलब हो गया ए का अभी आय जो है ए का आय जो है क्या हो गया 4x। तो बी का क्या हो जाएगा 5x, क्वेश्चन में दिया है। मासिक व्यय दे देंगे, दिया हुआ है 7:9 के रेशियो में। तो अगर ए का मासिक व्यय अगर 7y है तो बी का 9y हो जाएगा। अब दोनों 50 रुपए बचाता है, दोनों सेम अमाउंट बचाता है। इसका मतलब हो गया कि आय 4x है, आय से हमेशा व्यय कम होगा तब बचेगा। 4x माइनस 7y इक्वल टू 50, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा है 5x माइनस 9y इक्वल टू 50, ये हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि दोनों केस में 50 रुपया ही बेचते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी x या y को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे x y को बराबर करने के लिए मान लीजिए हम लोग x को करते तो क्या करेंगे, हम x में अगर 5 से गुना करते तो 20 हो जाएगा, और इसमें सेकेंड इक्वेशन में 4 से गुना करते हैं तो ये भी 20 हो जाएगा। इसको 5 से इसको 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 20x माइनस 35y इक्वल टू 250। ठीक है, और इसको 4 से गुना करते हैं, ये हो गया 3। तो इसको 4 से करेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 36y इक्वल टू 200, ये हो गया 4। अब हम लोग इक्वेशन को माइनस करते हैं। हमेशा क्या किया जाता है इसमें, 3 में से 4 को माइनस कर रहे तो सब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे 20x प्लस है, ये माइनस ये कट गया है। ये 36x का साइन प्लस है, 36y का साइन प्लस है और 35y का साइन माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 50। तो y का वैल्यू निकल गया 50। हमको निकालना है एक नवासी का कितना होगा, तो y का 50 निकला है। इसे अगर हम पुट करते हैं इसमें, मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 7 गुना 50 इक्वल टू 50। तो 4x इक्वल टू ये हो गया 350 हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 50 प्लस 350। 4x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400 अपॉन 4 इक्वल टू 100। एक का मासिक आय हो गया 100। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी एक पैटर्न पे है, क्या पैटर्न है हम लोग इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग को जो ये संख्या गायब हुआ है नहीं है उसे निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। इसे बताने के लिए फिर हम लोग प्लस माइनस कुछ भी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 और 5 14 और 17 31, 7 3 10 और 21 31। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सब जो है एक पैटर्न है, सब पंक्ति में ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे किया गया 5 प्लस 17 प्लस 9 इक्वल टू 31 31। सेकेंड को किया गया 3 प्लस 21 प्लस 7, ये भी हो गया 31। थर्ड में है 7 प्लस 16 प्लस 8, ये भी हो गया 31। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 प्लस वाट इक्वल टू 31। 16 ये हो जाएगा, मान लीजिए x मानते हैं तो 31 माइनस 16 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए 3 सवाल आज मैंने इस तरह का लिया है बॉक्स वाला रीजनिंग में, और तीनों सवाल का अलग अलग तरीके से बनाया गया। क्यों? क्योंकि पैटर्न अलग है। किस तरह से पैटर्न किया गया है ये आपको समझना होगा,
थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, एक दूसरे को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, कभी 1 2 से कीजिए, कभी 3 से कीजिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस घबराने की जरूरत नहीं, ये पैनिक करने की जरूरत नहीं कि कैसे हो रहा है। ट्राई करते जाइए, पक्का बन जाएगा। 2 घंटा लगातार बिना ब्रेक लिए हुए 2 घंटा इस तरह के सवाल, कम से कम 10 से 12 सवाल बनाए। देखिए सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है, इसमें क्या करना है, इसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमको एक पैटर्न ही है रीजनिंग का कि यदि 30 प्लस 40 इक्वल टू 1520, 36 प्लस 28 इक्वल टू 1814 और 40 प्लस 20 इक्वल टू 2010, तो 50 प्लस 22 कितना होगा। तो देखिए 30 प्लस 40 तो 1520 कभी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है कि जिससे कि एक पैटर्न सेट होता है। अब यहाँ पे देखिए 30 प्लस 40, अगर हम 30 को, अगर हम लोग 30 को 2 से भागा दें और 40 को 2 से भागा दें, तब क्या होगा, 30 अपॉन 2, 30 बटे 2 15 प्लस 40 बटे 2 20। अब ये देखिए 15 तो 20, इसमें ये नहीं लिखना है कि 15 प्लस 20 है तो 35 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग का बहुत सवाल ऐसे पैटर्न से बनता है, वो प्लस माइनस गुना भाग से बिल्कुल नहीं बनता है। अगर ऐसा बनता तो ये 35 हो जाता, क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्वेश्चन में 30 प्लस 40 दिया हुआ है, तो 1520 क्यों लिखा गया। ये पैटर्न है, ना कि जोड़ घटाव है। उसी तरह से 36 बटे 2 और 28 बटे 2, 36 बटे 2 क्या हो गया 18 और 28 बटे 2 हो गया 14, ये हो गया 1814, 1814। तीसरा है 40 बटे 2 और ये हो गया 20 बटे 2, ये हो गया 20 और ये हो गया 10, तो 2010। अंतिम में 50 बटे 2 और 22 बटे 2, ये हो गया 25 और 11। ठीक है, आंसर हमारा यही दिया है 25 11। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा है कि आज हम लोग 20 सवाल नहीं बनाए बल्कि 20 कॉन्सेप्ट देखे हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, कोई बॉक्स वाला देखे हैं, कोई मैथ देखे हैं। देखिए मैथ रीजनिंग कुछ नहीं है, मैथ रीजनिंग पहले में बताया कि बहुत आसान है। आप चाहे तो बच्चे की तरह चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप समझेंगे नहीं, याद करेंगे, तो विश्वास मानिए आप लोग थक जाइएगा, एक सवाल नहीं होगा। तो आपको देखना है कि आप लोग मजे लेके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ये रट्टा मार के। रट्टा मार के जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दिया, आप रट्टा मार के जाए तो हो सकता है 1 2 बन जाए, लेकिन एग्जाम में हमेशा डिजिट चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। कभी 10% पूछा गया वो 15 कर देगा, कभी 15 पूछा गया वो 20 कर देगा। आपको एक पैटर्न समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा। और आज के सेशन में मैंने पूरा कोशिश किया है कि बच्चा का जो क्वेश्चन होता है, बच्चे किस जगह फंसते हैं। देखिए जो मैथ बैकग्राउंड का है, उसे आजकल जो एग्जाम में बीपीएससी हो या एसएससी हो या आपको पीईटी का एग्जाम है, इसमें जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे जो 12th अच्छे से मैथ में, वो तो सब सॉल्व करके आ जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आता है उनके लिए जो सिर्फ 10th तक मैथ पढ़े हैं, वो भी किसी कारणवश बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि जितना भी मैथ देखें वो 10th लेवल का मैथ आता है। कोई भी एग्जाम में ऐसा मैथ नहीं पूछा गया जो 12th लेवल का या ग्रेजुएशन का, कोई नहीं। सब बेसिक मैथ है जो 10वीं तक का बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है। किसी कारणवश बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाते तो दिक्कत होता है। हम लोग का कोशिश पूरा है कि वो दिक्कत को दूर करके आप लोगों को मैथ को एकदम हलवा पूरी जैसा बना देना है कि हर बच्चा उसे खा सके। तो आप लोग जुड़े रहिए यज्ञ विद्या के साथ। हम लोग मैथ पे बहुत जल्दी जल्दी सेशन लाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, सेगमेंट है, हम लोग सब पे बात करेंगे। तो जुड़े रहिए। और यज्ञ विद्या कोई भी कमेंट हो यज्ञ विद्या से रिलेटेड, यूट्यूब पे दीजिए, मुझे पर्सनली आप जानते हैं, मुझे बताएं, उससे मैं दूर करूंगा। अपने बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।